लोकसभा में तकरीबन 7 घंटे की बहस के बाद शहरियत तरमीमी बिल पास हो गया है। इस बिल की हिमायत में 311 जबकि मुखालफत में 80 वोट पड़े। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। का निर्णय हाँ 311 311 311 ना 80 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। अपोजिशन की मुखालफत के बीच शहरियत तरमीमी बिल पेश और पास हुआ। बिल की हिमायत में 311 जबकि खिलाफ 80 वोट पड़े। इस बिल पर लोकसभा में तकरीबन 7 घंटे तवील बहस चली। बिल की हिमायत और मुखालफत में पार्टियों ने मजबूती से अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। यह कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है। माननीय सदस्य करके ही रहेंगे। माननीय और 5 बरस हम लोग अपोज करेंगे। It is at a 45-year-old high. Unemployment today is at a 45-year-old high. That's a reality which you cannot run away from. अमित शाह ने दरअंदाजों और पनाह गजीनों के दरमियान बुनियादी फर्क बताया, जबकि अमित शाह ने यह यकीन दहानी भी कराई कि मुल्क के शहरियों के लिए इस बिल से कोई खतरा नहीं है। एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की पुरजोर मुखालफत की और लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल की कॉपी को फाड़ दिया। जब ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने बिल की कॉपी को क्यों फाड़ा, तो ओवैसी ने कहा स्पीकर चाहे तो इसको रिकॉर्ड से हटा दें। ओवैसी ने कहा कि ये हुकूमत बिल के जरिए जिन्नाह को जिंदा कर रही है। वहीं मनीष तिवारी ने इस बिल को हुकूमत की बहुत बड़ी भूल करार दिया। शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल की कॉपी को फाड़ दिया। जब ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने बिल क्यों फाड़ा, तो ओवैसी ने कहा कि स्पीकर चाहे तो इसको रिकॉर्ड से हटा दे। ओवैसी ने कहा कि ये हुकूमत बिल के जरिए जिन्नाह को जिंदा कर रही है। वैसे उनसे बात करें सर, आपने जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे उसे आपने फाड़ भी दिया। 2 बार आपकी स्पीच को स्पंज किया गया, कैसे देखते हैं सर इसे? ये स्पीकर का इख्तियार है। मुझे जो कहना था मैंने किया, मैंने कहा और किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत में एहतजाज का मुझे हक हासिल है। जमहूरियत में मुझे अपनी बात कहने का हक हासिल है और मैं कहूँगा और करूँगा। लेकिन मैं जिस तरह से जब बिल को पेश कर रहे थे उस समय केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि सबका जो है हित को रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह बिल से किसी को नुकसान होगा। कोई कानून जब सरकार बनाती है तो आर्टिकल 13 के तहत उनको इख्तियार नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को या चैप्टर 3 के फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन करे। और मेरी राय में ये बिल वो कर रहा है। ये आर्टिकल 14 का ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है। दूसरा, इस मुल्क में हमेशा सिटीजनशिप का एक कानून रहा, अब 2 कानून बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनोवाल में यही कहा था कि आसाम में एक सिटीजनशिप का कानून क्यों रहेगा, देश में क्यों रहेगा। इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत किया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुझे कोई शिकायत नहीं होगी अगर आप किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमान को ना लें। मुझे गम इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि 17 करोड़ बाइज्जत और बावकार हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। आप इस्लाम का नाम क्यों नहीं लिखते उसमें? क्या तकलीफ है आपको? मुझे क्या करना है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से? हमने इस जो संविधान बनाया, सिटीजनशिप का कानून बनाया, उसमें मजहब कहाँ है? मजहब को तो आप ला रहे हैं, जिना को जिंदा आप कर रहे हैं।
ये कानून तो हिटलर के न्यूरम्बर्ग रेस लॉस से बदतरीन है। वो तो कम से कम 4 साल में बना, अब इसको बना रहे हैं। और ये जब कानून बन जाएगा, इसको आप एनआरसी के प्रिज्म से देखिए। आसाम में तो 19 लाख लोग का नाम नहीं है, आप जानते हैं। उसमें से हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं 5,40,000 हिंदू बंगाली हैं। जितना केसेस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में आसाम में चलेगा वो एबेट हो जाएगा। अब केस किस पे चलेगा? सिर्फ मुसलमान में चलेगा। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इस तरह से केस चलाएंगे आप। और उन तमाम 19 लाख लोगों ने ये कहकर एनआरसी को एप्लीकेशन दिया कि हम इस मुल्क के बाशिंदे, हम भारतीय हैं। तो आप बंगाली हिंदू को बचा रहे हैं। और फिर जब मुल्क में एनआरसी आएगा, अगर किसी वजह से किसी हिंदू का, किसी मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो हिंदुओं को तो सीएबी से मिल जाएगी सिटीजनशिप, और मुसलमान क्या करेंगे? स्टेटलेस हो जाएंगे। ये कानून है। हम अपने ही मुल्क में अपने ही सिटीजन्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की बुनियाद पर करेंगे। और सरकार देखिए बताती नहीं है कि कितने लोग, दिसंबर 2014 की डेडलाइन है, नंबर बताइए ना, कितने लोग हैं मुल्क में? नंबर भी नहीं बताते। हम पूछ रहे हैं बताइए नंबर, बोलते अरे करोड़ है तो स्टेट वाइज डेटा दीजिए, वो भी नहीं बताते आप। मकसद एक ही है कि आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं को मदद कराना, और बाद में जब एनआरसी होगा तो सबको लाइन में खड़ा करो। आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जब बीजेपी का यह कहना है, बीजेपी के कई सांसदों का यह कहना है कि ऐसा ही में बिल जो है वो मनमोहन सिंह भी लाए थे। देखिए, मनमोहन सिंह लाए थे नहीं लाए थे नहीं मालूम। अगर मनमोहन सिंह अगर मजहब की बुनियाद पर कोई कानून लाएंगे तो उस वक्त भी हम मुखालिफत करेंगे, अभी भी करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने शहरियत तरमीम बिल के ताल्लुक से क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। ये नेकेड कम्युनलिज्म की एक जिंदा मिसाल है, जो पार्लियामेंट के जरिए से जिसको पारित करने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी पार्लियामेंट के अंदर उठेंगे, लेकिन अमित शाह जी ने अपनी तकरीर में ये बात कही है कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज़ हैं, पीड़ित माइनॉरिटीज़, जिसमें 6 रिलीजन का उन्होंने नाम लिया है, उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनको ये सिटीजनशिप मिलेगी। पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते पहले ही ख़राब हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान तो हमारा दोस्त है और बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के नतीजे में, जिसको पार्लियामेंट से पारित करके आप एक तरह से इन दोनों मुल्कों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ सुरक्षित नहीं है, क्या इससे आपकी डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? क्या किसी दूसरे मुल्क की पार्लियामेंट इंडिया में माइनॉरिटीज़ पर होने वाले अगर कोई भी जुल्म होता है, उस पर अगर इस तरह का बिल पास करने लगे तो इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? बीएसपी रुकने पार्लियामान दानिश अली का कहना है कि उनकी पार्टी राज्यसभा में भी इस बिल की मुखालफत करेगी। उनका मानना है कि शहरियत तरमीम बिल आइन की रूह के खिलाफ है। बीएसपी सांसद दानिश अली, उनसे बात करते सर, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो लोकसभा से पास हो गया, हालांकि आपकी पार्टी ने विरोध किया था। अब राज्यसभा में कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने पहले दिन ही स्टैंड लिया, जिस दिन ये बिल सर्कुलेट भी नहीं हुआ था, कल ही कैबिनेट ने पास किया था कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि ये बिल भारत के संविधान की मूल रचना के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमित साहब जी जब अपना भाषण में दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भारत में मुस्लिम हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात है कि ये देश, हमारे भारतीय संविधान में बराबरी का हक दिया गया है सबको। किसी संविधान ये दर्शाता है हमारा कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जात और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान का कहना है कि ऑपोजिशन की तादाद कम है, इसलिए शहरियत तरमीम बिल ताकत की बुनियाद पर पास हो गया। ताकत के बल पर फैसला हुआ है और ताकत भी बड़ी ताकत है। अपोजिशन की तादाद कम है, अपोजिशन कितनी ही सही बात कहे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अच्छे लोकतंत्र की मिसाल यह है कि सत्ता पक्ष को अपोजिशन की सही बात को न सिर्फ ये कि सुनना चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए।
जिस सवाल पर आज देश बटा हुआ है, इसी सवाल पर तो 1947 में देश बटा था। लेकिन जो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे, उनके पास रास्ता था पाकिस्तान जाने का। मुसलमानों के अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान जाने का। लेकिन जो लोग उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए, वो शायद उनसे ज्यादा बड़े देशभक्त थे जिन्हें जाने का ऑप्शन नहीं था। अब अगर उस देशभक्ति की यही सजा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में दिमाग नहीं सर गिने जाते हैं। इससे फायदा तो कोई बहुत नहीं होने वाला है। एक बार चाइना ने अपनी आबादी के बारे में पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि लोग आबादी कम करने के लिए कोशिश करते हैं और मैं आबादी बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं। इसलिए कि जो व्यक्ति एक पेट लेकर पैदा होता है, वो 2 हाथ और 2 पैर लेकर भी पैदा होता है। वो क्योंकि अपने लोगों से काम लेना जानते हैं और वो उनसे काम लेते हैं। एनएसयूआई ने आज दिल्ली में जमकर एहतजाज किया। मुल्क भर से एनएसयूआई के कारकुन दिल्ली में जमा हुए और फीस, बेरोजगारी और किसानों और खवातीन पर हो रहे मजालिम के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इस दौरान इन तलबा ने मरकजी हुकूमत पर भी जमकर हंगामा किया। जेएनयू के बाद अब एनएसयूआई भी फीस हाइक को लेकर हल्ला बोल के लिए उतरी है और आज यहाँ पर अधिकार रैली हो रही है, जिसमें देश भर से छात्र जुटे हैं। आप देख रहे होंगे पीछे तमाम तस्वीरों में यहाँ पर जो देश के जो छात्र हैं, उनमें कहीं न कहीं फीस हाइक को लेकर आक्रोश है। उसको देखते हुए यहाँ पर एक अधिकार रैली की जा रही है। अगर आप एक सामने बोर्ड देखेंगे तो चलो दिल्ली छात्र अधिकार रैली। इस छात्र अधिकार रैली में जो स्टूडेंट्स हैं वो देश भर से इकट्ठे हुए हैं और फीस हाइक को लेकर उनमें यहाँ पर जिस तरीके का आक्रोश है वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से फीस हाइक की बात है और जो शिक्षा का निजीकरण है, बेरोजगारी के विरोध में ये तमाम युवा सड़क पर उतरकर हल्ला बोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का हक सभी को है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उसका विरोध ये कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए कि आप लोग आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार हमारे देश में आज हमारा छात्र बिल्कुल बेरोजगार है, हमारा व्यापारी बेकार हो गया, हमारे किसान बुरे हाल हैं, हमारी महिलाओं का बुरा हाल है, इन मुद्दों को लेके पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थी आज सड़क पे उतर आए हैं दिल्ली पे और मोदी सरकार से ये जो आपका प्रदर्शन है ये फीस हाइक को लेके है या अन्य मसलों को लेकर? फीस हाइक को लेके और हमारी महिला सुरक्षा को लेके ये पूरा प्रदर्शन इस वजह से आपके साथी कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने प्रधान की अध्यक्षता में यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं, क्योंकि मोदी जी की जो 1 साल में जो पिछले साल 40,000 थी फीस, वो आज बढ़ के 70,000 फीस हो गई है। और वुमेन सिक्योरिटी हमारे देश में आप देख रहे हो दिन भर जो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं हल्ला बोले, कहाँ से स्टूडेंट्स आए हैं? ये अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि हैं, पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे होकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आप बताइए, आपके हाथ में भी एक प्ले कार्ड है, देश के छात्रों में आक्रोश, भागीदार का पूरा दोष, क्या कहना चाहते हैं? क्या किस बारे में रैली है, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से देश में जो हालात है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जेएनवी से लेकर जेएनयू तक, जेएनवी जो जवाहर नवोदय विद्यालय से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक, आईआईटी, एम्स, मास कम्युनिकेशन, हर यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि की जा रही है। आप बताइए। नहीं, ये बताएगा, मेरा बंगाल का प्रेसिडेंट है, ये बताइए। ये सरकार पूरा देश में शिक्षा व्यवस्था का पूरा खत्म कर दिया है। हर जगह करप्शन, जेएनयू से स्टार्ट करके हर विश्वविद्यालय में, हर स्टेट में फीस वृद्धि कर रहा है और छात्र के हित में कोई मूवमेंट नहीं। हम लोग चाहते हैं इस शासन, हम कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जितना स्कॉलरशिप दिया करता था नॉन जेआरएफ लोगों को, अभी वो बंद किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर आपने तमाम छात्रों को सुना कि उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार फीस वृद्धि की जा रही है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है और इसके साथ सबसे बड़ा मसला है महिला सुरक्षा का। इसी को देखते हुए यहाँ पर एनएसयूआई की एक जो अधिकार रैली की जा रही है, जिसमें
भर के छात्र जुटे हैं और उन सबकी यही मांग है कि जिस तरीके से फीस हाइक का मसला लगातार बढ़ता जा रहा है, जेएनयू से ये मसला उठा और अब एनएसयूआई भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है और अब देखने वाली बात होगी कि छात्रों की अधिकार रैली सरकार पर कितना दबाव बनाती है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में आज एनएसयूआई के छात्र अधिकार रैली निकाली। एनएसयूआई के कौमी सदर नीरज कुंदन ने कहा कि लगातार फीस में इजाफा हो रहा है और उसके साथ तालीमी शोबे में निजकारी की जा रही है, जिसके खिलाफ आज ये रैली निकाली गई है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फीस में किया गया इजाफा वापस लिया जाए और तालीम के शोबे में निजकारी को खत्म किया जाए। लगातार हो रही फीस वृद्धि को देखते हुए आज एनएसयूआई छात्रों ने एक अधिकार रैली निकाली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन। नीरज, अधिकार रैली आप लोग आज निकाल रहे हैं, तमाम छात्र यहाँ पर जुटे हैं, क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं इस रैली से? देखिए, जिस तरीके से छात्रों की फीस जो है वो बढ़ती जा रही है और खासकर ये वर्तमान की सरकार में हो रहा है। ये केवल जेएनयू नहीं है, देश भर में जितने इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे फीस बढ़ रही है। उसी के लिए आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। फीस हाइक के साथ साथ आपकी और क्या मांगे? शिक्षा निजीकरण की बात भी आप कर रहे हो, महिला सुरक्षा की बात भी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इन सभी मुद्दों को कोलैबोरेट करके आज यहाँ पे हमने अधिकार रैली निकाली है ताकि सत्ता में चूर ये सरकार जो है वो अपनी नींद से जाग सके। आपने कहा कि सरकार की नींद तोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने पापड़ भी बेचे, पकौड़े भी तले, तो क्या मकसद था, क्या कहना चाहते हैं? वो पकौड़े इसलिए बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता है कि एमबीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद ये रोजगार है छात्रों को, तो ये उसके लिए उनको संदेश देने के लिए ये पकौड़े जो हैं वो छात्र कर रहे थे। यानी कि बेरोजगारी भी सबसे बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जीडीपी जिस तरीके से कम हुई है, 4 पॉइंट पे जीडीपी आई है, तो उसका सीधा जो असर है बेरोजगारी पे पड़ेगा और बेरोजगार कौन होंगे? यही छात्र वर्ग जो आज पढ़ रहे हैं, जिन्हें आगे जाके कहीं न कहीं रोजगार की तरफ। आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग ये है, सबसे पहले तो जहाँ पे विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ी है उस फीस को कम हो सके और दूसरा जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है उसे हटाया जाए और SC/ST की जो स्कॉलरशिप जो इस वर्तमान की सरकार ने बंद की है वो खोल सके। तो आपने देखा कि नीरज कुंदन का कहना है कि हमारी मांग है कि जो फीस की लगातार वृद्धि हो रही है उसको कम किया जाए और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को खत्म किया जाए। इसी को देखते हुए ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, अधिकार रैली निकाली जा रही है और उनका कहना है कि जो सरकार है उस पर हम दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि छात्रों के हित में फैसले लिए जाए। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। कहीं कहीं तो प्याज 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। दिल्ली में प्याज 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। पता है, रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी जब थक हार कर 2 वक्त की रोटी खाता है, यानी 2 वक्त की रोटी खाने का स्वाद लेता है, तो वो स्वाद आजकल बेस्वाद हो गया है। क्योंकि प्याज 100 रुपए 120 रुपए किलो के भाव से मिल रहे हैं, जो कि आम जनता जनार्दन को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो प्याज खरीदने में थोड़ी कताई बरत रहे हैं। ये प्याज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, मगर अन्य इलाकों में ये प्याज 120-130 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। ये जुम्मा बाज़ार है, यहाँ पर लाइन से सुबह सब्जी की मार्केट लगती है और यहाँ पर प्याज 100 रुपए किलो मिल रहा है। आंटी जी, क्या परेशानी हो रही है प्याज खरीदने में? यही परेशानी है भैया, बच्चन का काम नहीं, धंधा नहीं यार। ये प्याज खरीदें क्या करें, जीरे में ही बना रहे हैं और क्या करें। मतलब खाने की थाली से प्याज नहीं है? नहीं है, खाने की थाली में तो क्या, हंडिया में भी नहीं है भैया, क्योंकि पहले तो पकेगी जब तो वो थाली में आएगी, वैसे कटेगी। अब तो वैसे ही नहीं है, क्या करें। अब ये जरा सी प्याज है, कौन खरीदेगा 80 रुपये। कि ये दूसरी वैरायटी के प्याज है जो कि 80 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क है, मगर प्याज छोटे छोटे हैं और सबके साइज़ बराबर है। एक वैरायटी और है, आप देख सकते हैं कि ये 70 रुपए किलो है, थोड़े और छोटे हैं। मगर क्या आम जनता जनार्दन इस प्याज को खरीदने में आगे बढ़कर हिस्सा दे रही है? क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि ये प्याज इतने महंगे हैं, जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे इनका कहना है। आपको क्या कहना है, प्याज इतने महंगे क्यों जा रहे हैं? ये तो मंडी में महंगा मिलता है, इसलिए हम लोग दुकान में महंगा बेचते हैं। मतलब अभी
एक दो दिन में था 80 रुपये किलो था, इसके बाद 90 हो गया, इसके बाद 100 रुपये किलो हो गया था प्याज। अभी तो 100 ही चल रहे यार। इसके बाद छोटी वाला 80 रुपये किलो चल रहे, जिससे छोटा है ये 70 रुपये किलो है। तो आपको क्या भाव पड़ रहा है वहाँ पे? ये भाई लेके आता है, जब बड़ा वाला भाई मंडी जाता है भाई लेके आता है, हम सिर्फ भाई बता के चले जाता है, हम लोग बेचते हैं। कौन सी मंडी से जाते हैं? ये आजापुर मंडी जाता है। आजादपुर? हाँ, आज से सुबह जाता है, 6-7 बजे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आजादपुर मंडी से ये अपना सामान लेके आते हैं और सब्जियां लेके आते हैं, प्याज भी वहीं से लेके आते हैं, क्योंकि आजादपुर मंडी एक बड़ी अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, जहां पर सब्जी सस्ते दामों में मिलती है और थोक विक्रेता वहां से प्याज सस्ते दामों में लेके आते हैं। मगर कहीं ना कहीं इस महंगाई के कारण ये भी कुछ ही कम पैसा मार्जिन कमा पाते हैं, क्योंकि प्याज पीछे से ही महंगी आ रही है, तो ये बेचारे क्या करें। अब देखना ये है कि प्याज के दाम कब कम होते हैं और आम जनता जनार्दन अपने स्वाद को कब और पहले की तरह वापस देख पाती है और स्वाद ले पाती है, क्योंकि प्याज अभी बहुत महंगे चल रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। फिर सरकारी अस्पताल में नसबंदी कैंप के दौरान लापरवाही देखने को मिली। मामला डिंडोरी जिले का है, जहां टारगेट पूरा करने के चक्कर में एक ही दिन में 46 खवातीन का ऑपरेशन कर दिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पटना में मुस्लिम तंजीमों का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएबी पर जेडीयू से सख्त नाराजगी का इजहार किया गया है। जेडीयू से इस बिल की हिमायत में वोट डालने की नहीं थी तवक्का। अभी भी पार्टी को राज्यसभा में अपनी गलती के सुधार का है मौका। राज्यसभा में उसके खिलाफ खड़ा होने की जेडीयू से अपील की गई है। काफी अहम खबर इस वक्त की। पटना में मुस्लिम तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सीएबी पर जेडीयू ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जेडीयू से इस बिल की हिमायत में वोट डालने की उम्मीद नहीं की जा रही थी। अभी भी पार्टी को राज्यसभा में अपनी गलती सुधारने का मौका है। इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है राज्यसभा में इसके खिलाफ खड़ा होने की जेडीयू से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपील की गई है। काफी अहम खबर नाज़रीन, आपको बता दें, पटना में मुस्लिम तंजीमों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कहा गया है कि जेडीयू से इस बात की तवक्का नहीं थी कि वो लोकसभा में बिल की हिमायत करेंगे, लेकिन उनसे कहा गया है कि राज्यसभा में अभी भी मौका है जेडीयू के पास कि वो इस बिल के हक में वोट न दे। अपील की गई है जेडीयू से कि राज्यसभा में अब अपनी गलती को सुधारे और बिल के हक में वोट बिल्कुल ना दें। तो नाजरीन, बड़ी लापरवाही अस्पताल में देखने को मिली है, जिसमें एक ही दिन में 46 खवातीन का ऑपरेशन कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में एक बार फिर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ पर ख्वातीन नसबंदी कैंप लगा हुआ था और यहाँ 2 घंटे के अंदर 46 ख्वातीन की नसबंदी कर दी गई, जबकि महकमे सेहत के ज़ाब्ते के मुताबिक एक डॉक्टर एक दिन में 35 नसबंदी का ऑपरेशन ही कर सकता है। लेकिन टारगेट पूरा करने के चक्कर में एक दिन में 46 ख्वातीन की नसबंदी कर दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद जगह की कमी के चलते बरामदे में किस तरह इन ख्वातीन को लिटाया गया है। इस पूरे मामले पर डॉक्टर गोलमोल जवाब देकर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अनुसार जैसे 30 केस करने का है, तो यहाँ पर भी 46 केस हुए हैं, लेकिन 46 केस एक साथ नहीं किए गए हैं। हमारा शाम के फर्स्ट हाफ में जो था, हमारा शाम के टाइम पे 30 केस किया गया है। उसके बाद फिर उनका क्या बोलते हैं, जाने का प्रबंध करने के बाद फिर बाकी 16 केसों का किया गया है। दूर दराज के इलाकों से नसबंदी कराने आई ख्वातीन के रिश्तेदार और बच्चे परेशानी के आलम में घूमते नजर आए। किराया लगा के गांव से आया हूँ और जाने की व्यवस्था भी नहीं है, अपनी व्यवस्था से जाएंगे। खाने पीने का क्या व्यवस्था? खाना पीना और कुछ नहीं है, जानवर से मिलते पड़े। हैरानी की बात तो यह है कि ऑपरेशन के फौरी बाद सर्जन डॉक्टर आशीष राज जबलपुर के लिए रवाना हो गए, जबकि कानून के मुताबिक
जब तक ये खवातीन अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती तब तक सर्जन को अस्पताल में मौजूद रहना जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू, डिंडोरी। खास बात में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए।